सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज आपके लिए जिस थिंकर को मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ वो अपनी प्रतिभा और ज्ञान से चमत्कृत करते हैं और एक ऐसे थिंकर जो संवाद की स्थिति पर डिस्कशन करते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आखिर संवाद क्या है। तो सबसे पहले हम चेस्टर आई बर्नार्ड को पढ़ने से पहले उनके जीवन चरित्र के बारे में जान लें, ताकि हम जान पाएंगे कि उन्होंने जो बातें कहीं बताई वो कितनी सारगर्भित और कितनी महत्वपूर्ण हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क से की और क्लर्क से होते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्वोच्च पदों को आपने सुशोभित किया। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्लर्क से लेके और बड़ी बड़ी कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशन का हेड रहा हो, तो उस व्यक्ति ने अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता से सारे संसार को किस प्रकार लाभान्वित किया, ये आप जब चेस्टर आई बर्नार्ड को मैं पढ़ाऊँगा तब आप जानेंगे। तो आइए थोड़ा सा पहले उनके बारे में जान लेते हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड का जन्म 7 नवंबर 1886 को 1886 को हुआ और 1961 में आपका देहांत हुआ जून में। और चेस्टर आई बर्नार्ड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। आपने एक बुक लिखी थी जिसके लिए चेस्टर आई बर्नार्ड बहुत फेमस हैं, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आपने अपनी जो बुक है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी एग्जीक्यूटिव पर फोकस की है और 1938 में ये बुक आई और इसी में उन्होंने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। चेस्टर आई बर्नार्ड ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लिया और 4 साल की कोर्स जो है आपने 3 ही साल में पूरा कर लिया, लेकिन साइंस में पास ना हो पाने के कारण आप जो है वो बीए की जो डिग्री थे उसे प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन ये अलग बात है कि अपनी थ्योरी से जो उन्होंने बाद में अनुभव से दी, आपको कई यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। तो ये एक बड़ी आश्चर्यजनक और बड़ी सुखद बात है कि एक व्यक्ति जिसने अपना ग्रेजुएशन पूरा ना किया हो उसको बाद में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डॉक्टरेट की उपाधि देती हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जिस थ्योरी को, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को चेस्टर आई बर्नार्ड ने दिया, उसने पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित किया। आपने अपना कैरियर की शुरुआत अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी 1909 में शुरुआत की और उसके बाद न्यू जर्सी बेल टेलीफोन कंपनी के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी से जब आपने क्लर्क की जॉब शुरू की और वहाँ से शुरू करके और प्रेसिडेंट के पद तक पहुँचे। आप जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के फेलो भी रहे। तो ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना ग्रेजुएशन की डिग्री क्वालिफाई ना कर पाया हो, ऐसे व्यक्ति को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का फेलो बनाया जाए, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं चेस्टर आई बर्नार्ड की योग्यता और ज्ञान के विषय में। आप जो है 1942 से लेकर 45 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन यूएसओ के प्रेसिडेंट रहे और एक बहुत ही प्रतिष्ठित फाउंडेशन रॉकफेलर फाउंडेशन के आप प्रेसिडेंट रहे 1948 से लेकर 52 तक। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी संस्थाएं हैं कि इनका प्रेसिडेंट, इनका फेलो होना अपने आप में ही एक बहुत ही प्रेस्टीजियस, एक बहुत ही गौरव का विषय होता है। आप जो है चेयरमैन रहे नेशनल साइंस फाउंडेशन के 1952 से लेकर 54 तक। तो इसी से आप अनुमान लगाइए चेस्टर आई बर्नार्ड के इस थ्योरी का कितना इम्पैक्ट रहा। आप जो है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है वो बेसिकली एक सिस्टम अप्रोच है। आप सिस्टम की चर्चा करते हैं, इसलिए इनको व्यवस्थावादी या व्यवहारवादी बिहेवियरल अप्रोच भी जो है आपने दी। तो बेसिकली बिहेवियरल अप्रोच का ही परिणाम है कि
बाद में इकोनॉमिक्स तक में जो है वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आई और उसके लिए नोबेल प्राइज़ तक मिला। तो आपकी ये जो बिहेवियरल थ्योरी है ये अपने आप में अद्वितीय है। और आपका मानना है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो एक सोसाइटी का पार्ट है, समाज की व्यवस्था का अंग है, और इसलिए इस आपको जो है वो समाज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, सामाजिक व्यवस्था का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी भी प्रकृति का क्यों ना हो, लेकिन उसको समाज का एक अंग माना है, और इसलिए आपको जो है वो समाज व्यवस्था पंथ का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। तो ये उपाधि आपको प्राप्त है, समाज व्यवस्था पंथ का आध्यात्मिक पिता। तो इससे आपको एक इतना आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि चेस्टर बर्नार्ड बेसिकली सिस्टम को अप्रोच लेकर चलते हैं, बिहेवियरल अप्रोच को लेकर चलते हैं। और बेसिकली मैं बताऊं आपको कि चेस्टर बर्नार्ड ने टेलर और मेयो को बैलेंस किया है। अब ये चीज़ थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली ये है क्या। जैसे टेलर ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी श्रमिक का ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या योगदान है वो हमें देखना है। और मेयो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी व्यक्ति के लिए, श्रमिक के लिए क्या कर रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रमिक यदि संतुष्ट होगा तो ज़्यादा उत्पादन करेगा। आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों को बैलेंस किया है। इसी को हम संवाद की अवस्था कहते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप डायलेक्टिज्म थ्योरी पढ़ेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जब आप कार्ल मार्क्स का पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ समझाई गई है कि सभ्यता कैसे आगे बढ़ती है। तो सभ्यता ऐसे आगे बढ़ती है कि जब भी कोई थ्योरी आती है, कोई भी वाद आता है ना, तो हर चीज़ में एक हैबिट होती है जिसे हम कहते हैं निषेध का निषेध नियम। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम मिट्टी में एक बीज डालते हैं, अब देखिए कायदे से वो कोई ऐसी जगह नहीं है मिट्टी जहाँ किसी को जीवन मिल सके, ना वहाँ रोशनी है, ना वहाँ मतलब कुछ भी नहीं है। आपने एक बीज को मिट्टी में डाल दिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ कोई सोच ही नहीं सकता कि यहाँ जीवन जो है वो पैदा हो सकता है। लेकिन निषेध का निषेध नियम क्या कहता है कि वो बीज जो है वो फिर सड़ता है, गलता है, ठीक है। अब कायदे से जो चीज़ गल गई या सड़ गई उसमें से जीवन का क्या महत्व, लेकिन उसमें से फिर क्या एक अंकुर फूटता है। अब वो पेड़ बड़ा होता है, ठीक है, जैसे गेहूं का आप देख लीजिए। अब वो क्या है, अब जब बड़ा हो गया उसके बाद वो सूख गया तो उसका निषेध हो गया, बड़ा हुआ तो वो फिर बाद में सूख गया, अब सूख गया तो उसका निषेध क्या हुआ कि उसमें से बालियाँ निकली। तो हर चीज़ जो है वो मतलब कोई भी थ्योरी इस दुनिया में आती है तो कुछ समय तक वो उस दुनिया को प्रभावित करती है। ये चीज़ यदि आप समझ गए ना तो आपको बड़ा आनंद आएगा पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में। कोई भी थ्योरी जो है वो कुछ समय तक संसार को चलाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके उस थ्योरी में कुछ कमियां हमें दिखाई देने लगती हैं, कुछ कमियां समझ में आने लगती हैं। जैसा हम सोच रहे थे वैसा एग्जैक्टली नहीं था। तो जब उसमें कमियां पैदा होना शुरू होती हैं तो उन कमियों को लेकर कुछ लोग संगठित हो जाते हैं और उन कमियों का विरोध करने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई एक थ्योरी इस दुनिया में आती है, कुछ समय तक उस दुनिया को प्रभावित करती है, लेकिन कुछ समय बाद जब उस थ्योरी की कमियां समझ में आती हैं तो उसमें से जो है उसका एक प्रतिवाद पैदा होता है। प्रतिवाद मतलब उसका एंटी थ्योरी, ठीक है। कोई भी थ्योरी, देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इस दुनिया में सभ्यताएं जो हैं, जो सिविलाइजेशन है वो ऐसे ही आगे बढ़ती है। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण दूं कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे इस देश में पर्दा प्रथा थी। अब कुछ लोगों ने विरोध शुरू किया कि भाई ये पर्दा प्रथा जो है ये तो जो है वो स्त्रियों की स्वतंत्रता का बाधक है, उनकी स्वतंत्रता को रोकता है। प्रतिवाद पैदा हुआ, ठीक। अब कुछ समय तक ये चीज़ें चलती रहीं, फिर विरोध करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई, विरोध भी बढ़ता गया, यानी प्रतिवाद भी बढ़ता गया। अब क्या होता है कि जब वाद और प्रतिवाद दोनों हो जाते हैं
तो फिर दोनों के बीच में से एक नई चीज पैदा होती है जिसे हम कहते हैं संवाद। संवाद क्या होता है? बेसिकली इसमें दोनों की ही विशेषताएं होती हैं, ठीक है, दोनों की विशेषताएं होती हैं, यानी वाद की भी और संवाद की भी, और दोनों से वो बेहतर होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैं पर्दा प्रथा की बात कर रहा था, तो आप देखेंगे पहले पर्दा यहाँ तक होता था, है ना, पूरा एकदम नीचे तक। फिर धीरे धीरे करके विरोध शुरू हुआ, प्रतिवाद हुआ कि भाई ये सब जो है चीज़ें बहुत गलत हैं, स्त्रियों की स्वतंत्रता को बाधित करती हैं। तो फिर क्या हुआ कि फिर दोनों के बीच में एक संवाद की अवस्था आई कि ठीक है भाई, आप घूंघट जो है वो मत करिए, लेकिन यदि कोई बड़ा आ गया है तो आप थोड़ा सा ओट हो जाइए या हल्का सा आप पल्लू डाल लीजिए। ये संवाद की अवस्था है, समझ रहे ना। आप देखिए हर चीज़ को देखेंगे, आप समाज देखिए चाहे प्रशासन, किसी भी चीज़ को देखिए, कोई भी थ्योरी आती है, कुछ समय बाद उसका विरोध शुरू हो जाता है, और विरोध होने के बाद फिर दोनों के कुछ अच्छे अच्छे लक्षणों को, अच्छे अच्छे गुणों को एकत्र करके एक संवाद की अवस्था बनाई जाती है, वो दोनों से बेहतर होती है। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या होता है, क्या वो संवाद की अवस्था पर आकर चीज़ें रुक जाती हैं? नहीं, वो संवाद कुछ समय बाद फिर एक वाद में बदल जाता है। यानी कि वो शुरू में तो वो संवाद रहता है, लेकिन वो कुछ समय बाद लोग भूल जाते हैं, फिर वो एक वाद बन जाता है। फिर जब वो एक स्वयं वाद बन जाता है तो कुछ समय बाद उसकी जब कमियां समझ में आती हैं तो उसका फिर एक प्रतिवाद पैदा हो जाता है। फिर जब उसका प्रतिवाद पैदा होता है फिर दोनों के बीच में संघर्ष होता है, दोनों में से कुछ अच्छी खूबियां निकाली जाती हैं, फिर एक संवाद, नया संवाद पैदा होता है जिसे हम संवाद 2 कह सकते हैं। तो संवाद 2 जो होता है वो जो संवाद 1 से बेहतर होता है। तो इस तरह से जो है वो सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस आगे बढ़ती हैं। इसी तरीके से हर थ्योरी आगे बढ़ती है। आप समझ गए ना मेरी बात को। जैसे उदाहरण के लिए एक और छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक समय वो था कि जब शादियां जो हैं वो घर का कोई भी बुज़ुर्ग जो है या जैसे नाई वगैरह होते थे कि वो जाके देख आए, शादियाँ तय हो गई, ठीक है। बिल्कुल फेरों के समय में जो है वो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे। ये एक वाद था, बहुत समय तक चलता रहा। फिर उसका प्रतिवाद पैदा हुआ। प्रतिवाद पैदा हुआ क्योंकि कोई माँ तो बहुत लंबा है, लड़की बहुत छोटी है, क्योंकि कोई देखता तो एक दूसरे को था नहीं, केवल कोई व्यक्ति स्वयं एक कोई व्यक्ति जाके तय कराता था। फिर प्रतिवाद पैदा हुआ कि भाई इससे दिक्कतें हो रही हैं। फिर एक संवाद की अवस्था आई कि ठीक है भाई जो है लड़का लड़की को देखने का प्रचलन करेंगे, एक दूसरे को देख लें अच्छे से। तो अब वो संवाद की अवस्था हो गई। फिर वो संवाद, अब लोग जो इस स्टेज से होकर गुजरे होंगे वो जानते ही भी नहीं होंगे शायद कि कभी ऐसे भी विवाह हो जाया करते थे कि कोई भी व्यक्ति जैसे नाई वगैरह गया और वही शादी तय कराया और अपना शादियां हो गई। मंडप के समय में जो है दोनों एक दूसरे को देखते थे। तो ये एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद जो है अब आप देखेंगे कुछ समय तक वही एक वाद के रूप में चला। फिर उसमें कुछ प्रतिवाद पैदा हुए कि केवल देखने से क्या हो रहा है, ठीक है, कि केवल 2-4 मिनट या 1 घंटे के लिए एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से बात किया, उससे एक दूसरे के बारे में कैसे पता चल जाएगा। फिर उसका प्रतिवाद पैदा हुआ। तो फिर उसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि भाई चलिए संवाद की अवस्था निकाली गई कि भाई ठीक है आप जो है वो घूम फिर सकते हैं एक दूसरे के साथ कुछ देर जो है, तो इंटरेक्शन बढ़ेगा ताकि एक दूसरे को लोग जान सकें। तो ये नया संवाद है। अब कुछ समय बाद इसमें भी कुछ कमियां दिखाई देंगी, फिर उसका प्रतिवाद पैदा होगा, फिर एक नया संवाद पैदा होगा, और इसी तरीके से सभ्यता जो है वो अपने आप को परिवर्तित करती रहती है। तो हर थ्योरी भी ऐसे ही आगे बढ़ती है। टेलर आया, टेलरवाद है। टेलर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जितना काम करे उतना वेतन दो। टेलर ने स्पष्ट कहा काम ज़्यादा करे, काम वेतन ज़्यादा दो, जैसा काम वैसा वेतन, ठीक है। तो श्रमिक का योगदान क्या है संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी व्यक्ति का ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या योगदान है ये देखिए, और जैसा योगदान हो उसी हिसाब से आप पेमेंट कीजिए। अब उसका प्रतिवाद पैदा हुआ। मेयो ने कहा अरे यहाँ तो आपने आदमी को जो है मशीन समझ लिया, आदमी को मशीन थोड़े हैं कि भाई उसको लेके और आप पूरे दिन जो है वो 8 घंटे या 10 घंटे रौंदाए रहो और फिर शाम को आके पैसे दे दो। भाई उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसके भी परिवार है, उसकी भी यारी दोस्ती है, उसकी भी नातेदारी है। अब यदि वो घर से परेशान है तो कैसे काम करेगा कोई व्यक्ति।
इसलिए ये भी देखो कि व्यक्ति जो है वो खुश है कि नहीं, संतुष्ट है कि नहीं। यदि व्यक्ति संतुष्ट होगा तो ज़्यादा काम करेगा। तो टेलर व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि व्यक्ति का या श्रमिक का योगदान क्या रहा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये देखिए। मेयो कहता है कि व्यक्ति को देखिए, यदि व्यक्ति खुश है, संतुष्ट है तो ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि जैसे कि संतुष्ट गाय ज़्यादा दूध देगी, किसी गाय को आप अच्छे से खिलाओ पिलाओ पुचकारो बढ़िया दूध देगी, ऐसी किसी श्रमिक को, किसी भी व्यक्ति को आप खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, संतुष्ट रखिए तो ज़्यादा काम करेगा, ये मेयो कहते हैं। लेकिन अब क्या मेयो सही है पूरी तरह से? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आप चाहे जितना खुश रखने की कोशिश कीजिए, किसी भी व्यक्ति की संतुष्टि का कोई लेवल नहीं होता। एक व्यक्ति यदि 50,000 कमाना है और उसको 1 लाख मिलने लगे तो उसको 1 लाख में भी संतुष्टि नहीं होगी, उसको लगेगा कि नहीं यार ये तो 2 लाख होने चाहिए। तो व्यक्ति की संतुष्टि का कोई पैमाना नहीं है। आप उसे महीने में 2 छुट्टियां देते हैं, आप 4 देंगे तो उसको कल को ये रहेगी यार 1 छुट्टी और होनी चाहिए। तो ये प्रतिवाद है। तो जो बर्नार्ड हैं वो दोनों के बीच का संवाद लाते हैं, यानी उन्होंने टेलर से भी कुछ अच्छी चीज़ें ली हैं, ठीक है, और वो मेयो से भी उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें ली हैं और एक संवाद की स्थिति बनाई है जो बिहेवियरल अप्रोच के रूप में, सिस्टम अप्रोच के रूप में हमारे सामने आती है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना आपको चाह रहा हूँ। और जब आप चेस्टरलाई बर्नार्ड को पढ़ेंगे तो इस बात को हमेशा अपने जेहन में रखेंगे कि चेस्टरलाई बर्नार्ड संवाद की अवस्था है, ठीक है। टेलर और मेयो के संवाद करते हैं, संवाद का मतलब दोनों के अच्छे गुणों को लाते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं, और इसलिए ये बहुत ही बैलेंस्ड थ्योरी है, ठीक है। आगे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा योगदान संतोष संतुलन का नियम। उनका यही नियम है कि आपको दोनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा। टेलर कहता है कि श्रमिक का ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या योगदान है, ये देखिए। मेयो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने व्यक्ति के लिए, श्रमिक के लिए, वर्कर के लिए क्या किया, वो कितना हद तक संतुष्ट है, संतोष है, ये देखिए। क्योंकि संतुष्ट रहेगा तो ज़्यादा काम करेगा। उन्होंने कहा दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए, यानी कि सिर्फ योगदान भी नहीं देखना और सिर्फ ये भी नहीं देखना कि व्यक्ति संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने कहा दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। तो ये संवाद की अवस्था है, बेहतर अवस्था है, एक बैलेंस्ड अप्रोच है। इसलिए चेस्टरलाई बर्नार्ड जब आप पढ़ेंगे आगे, जब मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से अब ये चीज़ें समझ में आएंगी कि जो है चेस्टरलाई बर्नार्ड बेसिकली क्या कहना चाहते हैं। और बेसिकली वो 2 क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति संगठन क्यों बनाता है, संगठन कैसे बनते हैं और संगठन क्यों बनते हैं। 2 सवाल वो लेकर चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनते हैं। तो अब ये 2 सवालों को लेकर हम अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसको कैसे बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, और कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेस्टरलाई बर्नार्ड की ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में आगे पढ़ाऊँगा। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।